हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कर रहे थे। आई होप आपने सारी वीडियो देख ली होंगी। पहले 3-4 दिन का ब्रेक भी आ गया था, एक्चुअली मेरी तबीयत सही नहीं थी इस वजह से। तो आज हम आगे करने वाले हैं कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में एनालिटिक फंक्शन की। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एनालिटिक फंक्शन मतलब हम ऐसी प्रॉपर्टी देखने वाले हैं जो ये मैं अब इस 4-5 आपको रिजल्ट लिखवाएंगे, उन पर हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, जैसे कई बार कोई क्वेश्चन में स्टेटमेंट दे दी होती है, जैसे ए ऑप्शन में एक स्टेटमेंट, बी में अलग, सी में अलग, डी में अलग। आपको चेक करना होता है कौन सी स्टेटमेंट सही है। एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है ये सब हम पहले भी कर चुके हैं, पहले वाले आप वीडियो देख लेना। हमने एनालिटिक के लिए पहले भी 4-5 रिजल्ट किए थे। एक किया था हमने डिफरेंशिएबिलिटी से, एक किया था सीआर इक्वेशन से। सीआर इक्वेशन के हमने 3 टाइप्स पढ़े थे, पोलर फॉर्म, क्वाड्रेचर फॉर्म, कॉम्प्लेक्स फॉर्म। ठीक है, इसके बाद हमने एनालिटिक फंक्शन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं अगर हमारा रियल और इमेजिनरी पार्ट गिवन है। इस पर हमने एक वीडियो क्वेश्चन वाली वीडियो की थी और एक हमने इसका तरीका सीखा था, 3 मेथड्स। ठीक है, आपको इन सबकी डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख लेना, क्योंकि ये कंटिन्यूटी करते रहोगे तो इतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए। तो सबसे पहला रिजल्ट है लेट एफ जेड ई इज एनालिटिक फंक्शन on domain D and f dash z is 0 only, then the function will be constant. ठीक है, मतलब ये रिजल्ट क्या कह रहा है, अगर हमारा फंक्शन एनालिटिक फंक्शन है और उस फंक्शन का डेरिवेटिव उस डोमेन पे 0 है, ये डेरिवेटिव है f dash z, तब हमारा जो फंक्शन है वो हमेशा कांस्टेंट फंक्शन होएगा। अब ये मत सोचना कि ये तो ऑब्वियस रिजल्ट है, नहीं। अगर हमारा जरूरी नहीं होता, देखो अगर कांस्टेंट फंक्शन है तो आप कांस्टेंट फंक्शन जैसे ए ले लिया, ए कांस्टेंट है तो उसका अगर आप डेरिवेटिव करोगे हमेशा वो 0 आता है। कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 आता है। बट अगर हमें ये जरूरी नहीं होता कि अगर हमारा डेरिवेटिव 0 है, दिस इंप्लाइज फंक्शन विल बी कांस्टेंट। बट अगर हमारा फंक्शन एनालिटिक है और उसका डेरिवेटिव 0 आ रहा है, तब हम डेफिनेटली बोल सकते हैं कि हमारा फंक्शन कांस्टेंट होगा। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हमारा फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए। अगर तब फिर डेरिवेटिव 0 है तो हमारा फंक्शन विल बी कांस्टेंट। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन में डायरेक्ट ये पूछा हुआ है कि कुछ नहीं दिया हुआ एफ जेड के बारे में, डायरेक्ट ये दे दिया कि एफ जेड, देखो अगर हमें ऐसे दे दिया एफ जेड इज यू प्लस आई वी, बी एन रियल वैल्यूड फंक्शन एंड एफ डैश जेड इक्वल टू 0, देन फंक्शन विल बी कांस्टेंट, ट्रू और फॉल्स, तो उसका फॉल्स होगा। ठीक है, वो हर कंडीशन में ट्रू नहीं हो सकता, बट अगर एडिशन में हमें ये भी कंडीशन दी है कि वो एनालिटिक भी है, तब वो डेफिनेटली कांस्टेंट होगा। ठीक है, सेकेंड रिजल्ट है लेट एफ जेड बी analytic function and if any one of u and v is constant, then fz will be constant. इसका मतलब क्या है, हमारा जो fz है u प्लस आई वी, अगर दोनों में से एक कांस्टेंट दे रखा है, u कांस्टेंट दे रखा है या हमारा v कांस्टेंट दे रखा है, जैसे फॉर एग्जांपल u इक्वल टू अल्फा दे रखा है। अगर आप ग्राफ से भी देखना चाहो तो ये u होती है, ये v, मतलब रियल लाइन हमें सिग्नल करते हैं v, हमें u दे रखा है अल्फा, 2 दे दिया लगा, ये हो गए, तो हमारा जो fz है ना वो भी हमारा कांस्टेंट होगा। ऐसे ही अगर v दे रखा है बीटा, अगर ये कांस्टेंट टर्म है तो हमारा fz भी कांस्टेंट हुआ। तो ये अगर हमारा फंक्शन एनालिटिक है और हमें u और v दोनों में से कोई एक भी कांस्टेंट दे रखा है तो हमारा फंक्शन कांस्टेंट होगा। ऐसे ही हम आगे पढ़ने वाले हैं लिवोलिस थ्योरम। ठीक है, लिवोलिस थ्योरम में भी हम ऐसा रिजल्ट पढ़ेंगे कि हमारा fz एनालिटिक होगा और अगर हमारा u और v में से कोई भी एक बाउंडेड है, कोई कांस्टेंट है, तो फंक्शन कांस्टेंट, मतलब फंक्शन कांस्टेंट हो जाएगा। इस टाइप के रिजल्ट भी हम पढ़ने वाले हैं, मतलब इनको डिटेल में हम इसमें एक दो कंडीशन और ऐड होके वो लिवोलिस थ्योरम में आता है, बट ये सिंपल हमारे एनालिटिक के रिजल्ट है कि अगर एक भी कांस्टेंट होता है तो हमारा फंक्शन कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, थर्ड रिजल्ट है, थर्ड, इफ फंक्शन एफ जेड इज कांस्टेंट, इफ एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन
and image of fz lies on a curve, then fz will be constant. मतलब हमें ऐसा कोई कर्व दे दिया और हमारा fz है, जो ये fz है, ये एनालिटिक गिवन है, प्लस जो इसकी इमेज है मतलब fz की जितनी भी वैल्यू है अगर वो किसी कर्व पे लाई कर रही है तो हमारा फंक्शन कांस्टेंट होगा. ठीक है, कि इफ इमेज ऑफ fz लाइज ऑन ए कर्व, कर्व पर, ये कर्व है हमारा, कोई ऐसा भी कर्व हो सकता है, ऐसा हो, कोई भी कर्व हो सकता है, अगर हमारी इमेज उस पर लाई कर रही है और अगर हमारा फंक्शन एनालिटिक है तो वो फंक्शन हमेशा कांस्टेंट फंक्शन होगा. ठीक है, फोर्थ रिजल्ट, इफ mod f is constant then fz will be constant. अगर mod z constant है तो f भी constant होगा. जैसे f क्या होता है हमारा u प्लस आई वी. ठीक है, mod fz क्या होगा u स्क्वायर v स्क्वायर, ये बताया था मैंने. ठीक है, अब हमें दिया है मोड एफ जेड कॉन्स्टेंट, मतलब इफ पहले मोड एफ को कॉन्स्टेंट दिया, इसको कॉन्स्टेंट दिया ला लो किसी अल्फा के. ठीक है, अगर मोड एफ जेड ये कॉन्स्टेंट अल्फा है तो इसका मतलब क्या कि यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अल्फा होगा. आप कोई भी दो फंक्शन है उनको ऐड करके, उनको स्क्वायर का ऐड करके कोई कॉन्स्टेंट टर्म आ रही है तो इससे क्या डिफाइन होता है कि यू और वी दोनों कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट का स्क्वायर करके ऐड करोगे तभी तो कॉन्स्टेंट आने वाला है ना. तो इसका मतलब है कि दिस इम्प्लाइज एफ जेड. ठीक है, देखो ऐसे तो आप इसे एक और बोल सकते हो, दिस इम्प्लाइज जो रेंज है एफ जेड की लाइज ऑन बाउंड्री ऑफ सर्कल. मतलब समझ आया कैसे बोल रहे हैं, यहां से हमारा आ गया ये यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर आ गया हमारा अल्फा. ठीक है, ये सर्कल की इक्वेशन होती है इस टाइप की. तो आप इसको अगर ऐसे देखो, अल्फा इक्वल टू अल्फा है तो मतलब ये बाउंड्री पे लाई कर रहा है. ठीक है, तो इमेज ऑफ एफ जेड लाइज ऑन बाउंड्री ऑफ ए सर्कल. कर्व ही तो हो गया ये भी इस टाइप का. अभी हमने रिजल्ट पढ़ा था, हमारा फंक्शन एनालिटिक है और इमेज ऑफ एफ जेड लाई ऑन ए कर्व. ठीक है, तो हमारा फंक्शन क्या हो गया, वैसे ये बाउंड्री पे लाई कर रहा है, बाउंड्री वगैरह से रिलेटेड है, ये लिवोलिस का ही रिजल्ट है. अगर किसी को यहाँ समझ नहीं आता आप डायरेक्ट याद रख लो, हम लिवोलिस में अच्छे से कर लेंगे कि अगर हमारा मोड एफ कांस्टेंट है तो हमारा एफ जेड विल बी कांस्टेंट. ठीक है, नेक्स्ट रिजल्ट, इफ एफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन, जहां पर हमारा एफ जेड है यू प्लस. ठीक है, देन V is harmonic conjugate of U. ठीक है, ये हमने पढ़ा था, एनालिटिक होता है तो हमारा जो V होता है वो हार्मोनिक कॉन्जुगेट होता है U का, और एंड माइनस U इज हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ. ठीक है, V तो डायरेक्ट हार्मोनिक कॉन्जुगेट होता है U का, बट माइनस U होता है हार्मोनिक कॉन्जुगेट V का. अब बट अगर हमें ये दिया है सॉरी, बट इफ U एंड V बोथ आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट टू ईच अदर, then a function fz will be constant. ठीक है, ये क्या कह रहा है, देखो अगर हमारा fz एनालिटिक है तो हमें पता है v हार्मोनिक होता है कॉन्जुगेट u का. इसी में एडिशन क्या होता है, माइनस u होता है हार्मोनिक कॉन्जुगेट v का. ठीक है, बट अगर हमें दे दिया कि u v का हार्मोनिक कॉन्जुगेट है, v u का हार्मोनिक कॉन्जुगेट, मतलब दोनों एक दूसरे के हार्मोनिक कॉन्जुगेट है, तो उसमें वो सिर्फ कब पॉसिबल है, तब हमारा फंक्शन विल बी कांस्टेंट. मतलब जब हमारा फंक्शन कांस्टेंट होगा तभी ये पॉसिबल है. नेक्स्ट रिजल्ट है, और इम्पोर्टेंट है ये क्योंकि कई बार डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, इफ एफ जेड इज नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन then
एफ जेड will never be एनालिटिक। मतलब यहाँ पर ये बार है एफ जेड बार या सिर्फ एफ जेड के ऊपर बार। अगर हमारा एफ जेड नॉन कॉन्स्टेंट एनालिटिक फंक्शन, मतलब एनालिटिक फंक्शन दिया और नॉन कॉन्स्टेंट है, तब हमारा पक्का एफ जेड बार और एफ जेड के कंप्लीट के बार या सिर्फ जेड के बार वो कभी भी हमारे एनालिटिक फंक्शन नहीं होंगे। इससे हम क्या बोल सकते हैं सेकंड रिजल्ट, मतलब अगर वो नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन है तो ये कभी भी एनालिटिक नहीं होंगे। या आप ऐसे बोल दो इफ एफ जेड बार एंड एफ इज एनालिटिक फंक्शन देन एफ जेड इज कौन। ठीक है, क्या कह रहा है ये इफ एफ जेड बार, मतलब इफ एफ जेड एंड, अगर हमारा देखो अगर एफ जेड नॉन कॉन्स्टेंट एनालिटिक है तो ये कभी भी एफ जेड बार और बार, मतलब ऐसे याद रखो कि बार वाला फंक्शन कभी एनालिटिक नहीं होता अगर वो नॉन कॉन्स्टेंट है। बट अगर हमें गिवन है कि एफ जेड भी एनालिटिक है, एफ जेड बार भी और बार जेड वाला भी, अगर बार वाला फंक्शन हमारा एनालिटिक गिवन है तो उसका सिर्फ यही मतलब हो सकता है कि हमारा फंक्शन कॉन्स्टेंट है, क्योंकि नॉन कॉन्स्टेंट और एनालिटिक फंक्शन जिसके ऊपर बार है, मतलब नॉन कॉन्स्टेंट एनालिटिक फंक्शन एफ जेड बार कभी भी एनालिटिक नहीं होता। ये याद रखना, रिजल्ट बहुत जरूरी है। जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ था एक बार एक एग्जाम में, हमें ऐसा गिवन था क्वेश्चन में, जैसे ए ऑप्शन दे रखा था साइन जेड बार इज एनालिटिक, मतलब 4 ऑप्शन थे वो और से रिलेटेड है, इतना बता रही हूँ। ठीक है, हमें चेक करना था ये कांस्टेंट है मतलब एनालिटिक है तो इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो ये हमारा फॉल्स होगा, क्योंकि हमें अभी रिजल्ट पढ़ा था कि अगर हमारा एफ जेड नॉन कांस्टेंट है प्लस एनालिटिक है, दिस इंप्लाइज एफ जेड बार या एफ जेड बार कंप्लीट पे बार नेवर एनालिटिक। अब हमारा देखो साइन जेड हमारा एनालिटिक फंक्शन होता है, फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, नॉन कांस्टेंट है एनालिटिक फंक्शन, नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन, तो उसका एफ जेड बार या एफ बार जेड कभी भी एनालिटिक नहीं होगी। हमें इसका ये एफ जेड बार ही तो दिया हुआ है साइन जेड, तो ये एनालिटिक नहीं होगा, फॉल्स होगा, ये आइडेंटिक नेवर एनालिटिक। ठीक है, ये तो हो गए इसके 5-6 रिजल्ट्स, और हम आगे लिवोलिस की प्रॉपर्टीज में करेंगे। अब अगर हमें देखो अगर बाई चांस कभी ऐसा क्वेश्चन दिया है क्यू जेड बी रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड या कॉम्प्लेक्स वैल्यूड, कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है कोई भी, देन क्यू जेड बार विल बी एनालिटिक इफ ए ऑप्शन दे दिया इफ क्यू जेड इज कॉन्स्टेंट, बी इफ क्यू जेड इज नॉन कॉन्स्टेंट, सी either constant or non constant, मतलब both possible, D can't say anything। ठीक है, तो अभी मैंने बताया था हमारा क्यू जेड रियल वैल्यूड एनालिटिक फंक्शन दिया है, एनालिटिक फंक्शन, देन इफ क्यू जेड बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन लिख लो या कॉम्प्लेक्स वैल्यूड लिख लो, एनालिटिक फंक्शन है तब, देन क्यू जेड बार विल बी एनालिटिक इफ कौन सा ट्रू होगा, क्यू जेड इज कॉन्स्टेंट, नॉन कॉन्स्टेंट, आइदर कॉन्स्टेंट, कांट से एनीथिंग। ठीक है, अभी हमने रिजल्ट पढ़ा था अगर हमारा फंक्शन एनालिटिक गिवन है और हमसे पूछा जाए कि उसका बार भी एनालिटिक होगा, वो तभी पॉसिबल है अगर वो हमारा कॉन्स्टेंट फंक्शन है। अगर वो नॉन कांस्टेंट हो जाता है और एनालिटिक नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन का कभी भी बार वाला फंक्शन एनालिटिक नहीं होता, आइदर ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मतलब इसका मतलब है कि दोनों हो सकते हैं, या ये हो तो दोनों में ट्रू होगा, बट सिर्फ कांस्टेंट में ट्रू होगा, नॉन कांस्टेंट में नहीं होता। कांट से एनीथिंग भी काट दिया, क्योंकि अगर क्यू जेड कॉन्स्टेंट है तो अब हमारा, अगर क्यू जेड कॉन्स्टेंट प्लस एनालिटिक है तो हमारा क्यू जेड बार भी कॉन्स्टेंट होगा, मतलब एनालिटिक होगा। ठीक है, अब एक छोटा सा देख लेते हैं nth रूट ऑफ ए फंक्शन, कई बार आ जाता है डायरेक्ट, मतलब पता होना चाहिए, वो देख लेते हैं, छोटा सा कंसेप्ट है।
ये है nth रूट ऑफ ए फंक्शन, nth रूट ऑफ, आपने कई बार ऐसा देखा होगा zn इक्वल टू 1 दे रखा है, ठीक है, ये होता है हमारा nth रूट ऑफ ए फंक्शन, इसके nth रूट होते हैं। आप इस टाइप के क्वेश्चंस को डी मोवियस थ्योरम से सॉल्व करते हो। आई थिंक मैंने पहले भी बताया होगा आपको, डी मोवियस थ्योरम के बारे में तो हिंट दी हुई है nth रूट के फंक्शन के, एक बार फिर बता देती हूँ। जैसे हमें दे दिया z4 इक्वल टू 1, हमें ये सोल्व करना है। आप ऐसे तो कैसे सोल्व करते जाओगे, z² माइनस 1, पहले इसको ऐसे लिखोगे, फिर इसको ऐसे करोगे, फिर प्लस माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा, ऐसे करके सोल्व करोगे, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा दे दिया, 6 दे दिया पावर वगैरह, तो हम उसको सोल्व करते हैं डी मोवियस थ्योरम की हेल्प से। अगर हमें यहाँ बात कर रखी है nth रूट ऑफ ए फंक्शन की, तो आप उसको कैसे करते हो, जैसे 4 का ही बताती हूँ, z को 1 की पावर 1/4, ठीक है। हम 1 को कैसे लिख सकते हैं, cos 2n पाई आयोटा साइन 2n, ठीक है, लिख सकते हैं ना हम इसको ऐसे, क्योंकि देखो ये किसके इक्वल हो गया, e की 0 के, ठीक है। इसको कैसे लिखते हैं हम, आयोटा वगैरह की टर्म में, ठीक है। तो हम 1 को लिख सकते हैं cos 2n पाई प्लस आयोटा साइन, cos 2n पाई 1 होता है, ये 0 होता है, तो आप इसको लिखोगे cos 2n पाई आयोटा साइन 2n की पावर 1/4। अब डी मोवियस थ्योरम क्या कहती है, जो यहाँ पर होता है वो मल्टीप्लाई में आ जाता है, cos 2n पाई आयोटा साइन, ठीक है, cos n पाई/2 प्लस आयोटा, ठीक है। आप इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हो। अब हमें अगर जैसे निकालना है z0 मतलब यहाँ पर n की जगह 0 पुट करो, 0 हो गया, cos 0 1 sin 0 0, z1 cos पाई/2 0 sin पाई/2 1, z1 भी 1 आ गया, z2 अब 2 करा, 2 से 2 cos पाई माइनस 1, ये 0। ऐसे आप अनगिनत निकाल सकते हो, z2 क्या आएगा, z3 क्या आएगा, ये सब, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे z1 आयोटा आएगा, क्योंकि आयोटा भी होता है ना इसके लिए पाई/2 में, तो ठीक है। और z2 आएगा, 2 पुट किया, पाई ये चाहिए। आप ऐसे करके सोल्व कर सकते हो, मतलब मेन बेसिक आइडिया मैं वैसे बता रही थी आपको। अगर हमें जैसे ये दिया था, देखो इसको तो आप ऐसे भी सोल्व कर सकते थे, ठीक है, जैसे अभी मैंने बताया प्लस माइनस 1 प्लस माइनस। अगर यहाँ पे ये दिया होता z4 माइनस 1, तो ये तो एस टाइप का बन गया, इसको कैसे सोल्व करते फिर, तो इस टाइप के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। जैसे एक बार आया हुआ था z16 इज माइनस 1, अब आप इसको ऐसे सोल्व करने लगे तो बहुत टाइम चला जाएगा, तो आप इस टाइप को कैसे सोल्व करते हो, आप z इक्वल टू -1 की पावर 1/16, आप -1 की वैल्यू लिखोगे, फिर कोस वगैरह की टर्म में करके आप ये वैल्यू डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। किसी ने पूछा था तो ये बेसिक आइडिया दे दिया, ठीक है। तो अब हम इसको तो आज वीडियो यहीं एंड करते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में सिंगुलैरिटी के बारे में पढ़ेंगे, और वो इंपॉर्टेंट क्लास है, सब उसको देखना, ठीक है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, अगर कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम पर पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।